हेलो एवरीवन, तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है उस पेपर का यहाँ पर हम देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन। तो गाइस बस वीडियो आपको ये एंड तक हेलो एवरीवन, तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का आपका पूरे पेपर का हल, यानी जो आपका अर्थशास्त्र आपके पास सब्जेक्ट है उसकी यहाँ पर हम करने वाले हैं पूरी तैयारी। तो बस वीडियो आप एंड तक देखें, पूरे पेपर का यहाँ पर आपको मिलेगा फुल सॉल्यूशन। और यकीन मानिए गाइस, बोर्ड एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस को रखा जाएगा पूरी बुक से। जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपके रखे गए हैं। तो पूरे पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा बैरर मॉडल पेपर है, इसका यहाँ पर आपको दिया जाएगा फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करते हो। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है उस पेपर का यहाँ पर हम देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन। तो गाइस बस वीडियो आपको ये एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो अर्थशास्त्र के पेपर में, ठीक है। तो देखिए पूरा पेपर यहाँ पर आप देख चुके हो, पूरे पेपर का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो बस वीडियो आप एंड तक देखें। तो पहला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकती हो कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, कैसी होती है, इकाई से अधिक। जो आपके राइट ऑप्शन है वही यहाँ पर रखे हैं ताकि जल्दी से ये वीडियो आपका एंड हो जाए और जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पर गाइस एक ही ऑप्शन लिखा है जो ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः एक अनधिमान तटस्थता वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। कैसा होता है, मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। एंड गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिला है कि दीर्घ काल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। तो दीर्घ काल में उत्पादन के कोई साधन स्थिर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गाइस पहला प्रश्न क्या था, याद कर लीजिए कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। सामान्यतः एक अनधिमान तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है और दीर्घ काल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिला है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है तब निर्यात आयात से कम होता है। आपको ध्यान रखना है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है तब आयात निर्यात से कम होता है। और गाइस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो और इसमें गाइस जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर रखे गए। इस तरह का आपका ये पेपर बनाया गया है। आपको गाइस ध्यान रखना है, 2 वीडियोस और बने हैं उनमें वही क्वेश्चन है। जैसे आपके 2 वीडियोस को जो बैरर मॉडल पेपर है उनका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो गाइस उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और गाइस अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देख सकते तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, क्लियर। तो अगर गाइस इन 3 वीडियोस को आप देख लेते हो तो यकीन मानिए वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि पूरी बुक से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम रिपीट कर रहा है जिन क्वेश्चंस को, वही क्वेश्चन इन पेपर में रखे गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। पहले आज आपको इस पेपर को हल कर लेना है, फिर नेक्स्ट डे उस वीडियो को देखना है, उस पेपर को हल करना है, फिर उसके नेक्स्ट डे आपको जो आपकी तीसरी वीडियोस है उसको आपको देखना है, फिर उसको आपको हल करना है। इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, होने वाली वृद्धि को हम कहते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पर हमें ये मिला है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, 6वां प्रश्न, कई बार पूछा गया है। और विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच क्या होती है, इकाई से अधिक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण क्या नहीं है, कीमत विभेद पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला है, निम्नलिखित में से पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है, क्या सम्मिलित किया जाता है? उपकरण। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है। पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर देखना, ये क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाएगा। और जो न्यूज़पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो पेपर पीछे रखे जाते हैं उनको भी आपको हल करना है, क्योंकि नंबर 1 भी छोड़ना नहीं है अर्थशास्त्र के पेपर में, तो उनको भी आपको हल करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उन पेपर्स को भी आप हल कीजिए। तो केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति। इसके बाद यहाँ पर गाइस नवा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो जो आपका नवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला है कि नगद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है। तो नगद कोष अनुपात का निर्धारण कैसे किया जाता है? केंद्रीय बैंक द्वारा। और केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए गाइस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमें मिला है कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए, ठीक है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अल्पकाल क्या है, आप लिखोगे अल्पकाल में उत्पादन के 2 प्रकार के होते हैं, उत्पादन के साधन 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और दूसरा परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन क्या है? स्थिर साधन जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तनशील साधन वे हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए, अगले जो क्वेश्चन है आप उनको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि अल्पकाल में फर्म अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए केवल परिवर्तनशील साधन को बढ़ाकर उत्पादन स्तर में परिवर्तन करती है। एंड यहाँ पर अब दीर्घकाल क्या है उसको समझ लीजिए। आप लिखोगे कि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, सभी साधनों की मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 यहाँ पर है कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर एक मिनट रुकिए। तो बजट रेखा क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे कि बजट रेखा या कीमत रेखा वह है जो 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है जिसके उपभोक्ता दी हुई आय व वस्तु की कीमत के साथ खरीदता है। बजट रेखा या कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन कहलाता है। क्लियर। तो अब अगर आपको गाइस स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ यहाँ पर आप ले लीजिए, इस क्वेश्चन का भी, ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लीजिए। अब आगे बढ़िए गाइस, आगे आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं चलिए उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न, आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा तो एकदम आपको रटी लेनी है, ठीक है, पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र? तो यहाँ पर आप समझिए, आप इस तरह से लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी वस्तु अथवा साधन का मूल्य निर्धारण, ठीक है। तो व्यष्टि का आप मतलब समझते हो कि छोटा अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे एक व्यक्ति की आय है तो उसका अध्ययन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्पादन की स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादन की स्थिर लागत क्या है? आप यहाँ पर लिखोगे कि स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हमें मिला है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं क्या हो जाएंगी? यहाँ पर आप लिखोगे पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
फर्स्ट आप यहाँ पर लिखोगे क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या में अधिक होती है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इतनी अधिक कि कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अब फटाफट से देखिए गाइस, अगला क्या है कि बिक्री की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां समान होनी चाहिए, उनके आकार, रूप, रंग, गुण आदि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वस्तु की इकाइयां एक दूसरे की पूर्णता स्थानापन्न होती हैं, परिवहन लागत शून्य होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या मिला है, क्वेश्चन है कि औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय है। तो आप लिखोगे औसत भौतिक उत्पाद क्या है कि कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है, उसे ही हम औसत भौतिक उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाजार का अर्थ लिखिए। आप लिखोगे बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से लगाया जाता है जहां पर किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे का पेपर क्या है उसको देख लीजिए। तो क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, तो वस्तुओं का क्रय विक्रय करते। तो क्वेश्चन क्या था कि बाजार का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप लिखोगे किसी देश का भुगतान संतुलन उसके संपूर्ण विदेशी लेन देन का एक विवरण होता है। ठीक है, इनके बाईं ओर सभी लेनदारियां तथा दाईं ओर सभी देनदारियां प्रदर्शित की जाती है। इन दोनों राशियों के अंतर से भुगतान संतुलन का स्वरूप स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है। तो आप लिखोगे किसी वस्तु की बिक्री करने पर एक फर्म को जो कुल राशि प्राप्त होती है उसे उस फर्म की समाप्ति अथवा आगम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप ये भी गाइस तैयार कर लेंगे, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे किसी वस्तु का स्टॉक वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो कि किसी समय विशेष पर बाजार में उपलब्ध है, जबकि पूर्ति स्टॉक वह भाग है जो विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत को बेचने को तैयार है। तो दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, इसको भी तैयार कर लेना है। पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि लागत फलन की संकल्पना क्या है। तो लागत फलन की संकल्पना क्या है, देखिए आप वहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि लागत फलन सामान्यतः उत्पादन फलनों से ही व्युत्पन्न किए जाते हैं। उत्पादन लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन व्यय के रूप में उठाए जाते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस को गाइस आपको लिख लेना है। ठीक है, अलग नोट्स बना लीजिए। और जो मॉडल पेपर इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन है बार बार बोर्ड एग्जाम रिपीट कर रहा है, उन सारे क्वेश्चंस को लिखना है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है तो इसी तरह से आप तैयारी करेंगे। व्यय के रूप में उठाए जाते हैं। लागत फलन उत्पादन के साधनों तथा लागतों के बीच संबंधों को व्यक्त करता है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में लागत फलन अनेक तत्वों पर निर्भर करते हैं, अर्थात दोनों ही समयावधियों में लागत फलन अनेक तत्वों पर निर्भर करते हैं, अर्थात दोनों ही दीर्घकालीन लागत फलनों को निम्नलिखित प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब किस तरह से व्यक्त किया जाएगा उसको यहाँ पर आप समझ लीजिए।
फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर लिखोगी अल्पकाल लागत फलन अर्थात C बराबर F कोष्टक में Q T PE। अगला लिखोगी दीर्घकाल लागत फलन अर्थात C बराबर Q T P कि यहाँ पर फिर आपको लिखना है कि यहाँ C बराबर क्या है, कुल लागत, Q क्या है, कुल उत्पाद, और यहाँ पर T क्या है, प्रबंध यानी तकनीक, PF क्या है, साधन कीमत, और स्थिर लागत यहाँ पर क्या हो जाएगा कि। तो यहाँ पर गाइस देख लीजिए, इस क्वेश्चन का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए गाइस इसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगला प्रश्न आप कौन सा वहाँ पर तैयार करोगे। अगला क्वेश्चन ऐसा कौन सा है जो आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि केंद्रीय बैंक को ऋणदाता क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय बैंक को हम ऋणदाता क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस आप लिखोगे देश के अन्य बैंकों जैसे व्यावसायिक बैंक तथा विकास बैंक के लिए केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। व्यावसायिक बैंक यदि अपने संसाधनों से पूंजी नहीं जुटा पाते तब वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करते हैं और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। आप यहाँ पर लिखोगे कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा वस्तु की प्रकृति। इसमें आप लिखोगे सामान्यतः अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि इन आवश्यकताओं को अधिक समय तक असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता। अगला यहाँ पर पॉइंट आप ये लिखोगे कि वस्तु की कीमत, और लिखोगे प्रायः जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। या आप भी समझ सकते हो जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी की होती है उनकी मांग लोच कैसी होती है, सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आय समूह, ये क्या आप देख रहे हो, मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारण कौन कौन से, उनका जो आंसर है वो आप देख रहे हो। आप लिखोगे मांग की लोच इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेता आय के किस समूह अथवा वर्ग में आता है। प्रायः समृद्ध वर्ग के लिए वस्तु की मांग बेलोचदार होती है जबकि निर्धन वर्ग के लिए वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है क्योंकि मूल्य में होने वाला थोड़ा सा परिवर्तन भी वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन गाइस है अगर इसका आंसर आपको यहाँ पर देखना है तो देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उस पर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगी। अगला क्वेश्चन है के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है पूर्ति का नियम क्या है, समझाइए। पूर्ति का नियम अर्थ एवं परिभाषा यहाँ पर चलिए देख लीजिए। देखिए आप वहां पर लिखोगे कि उत्पादन का उद्देश्य सदैव अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह वस्तु को दी हुई लागत दशाओं में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहते हुए किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उनकी पूर्ति में वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में कमी होती है। इस प्रकार कीमत और विक्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा में प्रत्यक्ष तथा सीधा संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगी, चलिए उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, और इसमें आप लिखोगे एक परिवार के संबंध में जो बात सही है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में सही हो, यह आवश्यक नहीं है। एक परिवार में आय
उसके व्यय से अधिक होनी चाहिए, अर्थात उसे बचत करनी चाहिए। किंतु यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि बचत के अधिक हो जाने पर आय का स्तर भी गिर जाएगा। ठीक है, आय का स्तर भी गिर जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे, और इसके फलस्वरूप बचत का स्तर भी गिर जाएगा, अर्थव्यवस्था की कुल बचत में कमी हो जाएगी। इसे ही मितव्ययता यानी बजट का विरोधाभास कहा जाता है। अगर स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको लेना है तो प्लीज़ ले लीजिए। अब गाइस यहाँ पर देखिए कुछ और भी आपके है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए उनको भी देख लेते हैं। यानी पेपर का जैसे कि आपको बोला था कि पूरा हल मिलेगा, तो फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट, चलिए उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इस पेपर को यहाँ पर आप इस तरह से देख चुके हो। ठीक है, ये आपका पेपर था, ये क्वेश्चन थे। और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपको ये दिया गया था, इस तरह से आपके ये क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए गाइस और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर गाइस देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। और गाइस ये हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से देखिए गाइस, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथ में आपको उनका आंसर भी पूरा मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके लिए इतनी मेहनत से ये बनाया है वीडियो, तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और एक बार अपने एक दो दोस्तों में इसको आप शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल निवेश, जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल बचत, कुल निवेश, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर आदि। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले वस्तु योगों का अध्ययन किया जाता है। इसके आगे आप क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। इसके आगे आप लिखोगे ना कि विशिष्ट मदों का। ठीक है, वस्तु का अध्ययन किया जाता है, ना कि विशिष्ट मदों का। अब प्रोफेसर बोल्डिंग जो आपके अर्थशास्त्री है, तो इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा को किस तरह से परिभाषित किया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, अपितु इन मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत आयों का नहीं, अपितु राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं। और व्यक्तिगत कीमतों का अध्ययन किस में करेंगे, व्यक्तिगत कीमतों का अध्ययन हम करेंगे किसके अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र, या फिर आप कह सकते हो छोटा अर्थशास्त्र। तो उसके अंतर्गत व्यक्तिगत कीमतों का अध्ययन करेंगे। और राष्ट्रीय आय है तो इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र होता है एक बड़ा अर्थशास्त्र, हम कह सकते हैं कि विशाल अर्थशास्त्र। ठीक है, कीमतों का नहीं, अपितु सामान्य कीमत स्तर का, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं। तो व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत आय, इन सब का अध्ययन कर दे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे अपितु राष्ट्रीय उत्पादन का, तो इसका अध्ययन हम करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगला नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। और समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु डालने के बाद यहाँ पर गाइस आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे
कि आय व रोजगार सिद्धांत। ठीक है, तो आपका बोर्ड एग्जाम गाइस पास आ रहा है, तो बिल्कुल भी अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उस पर आप फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग यहाँ पर डालोगे आय व रोजगार का सिद्धांत। इसमें आप लिखोगे किसी देश का आय व रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग द्वारा निर्धारित होता है। प्रभावपूर्ण मांग बराबर कुल उपभोग मांग प्लस कुल विनियोग मांग। प्रभावपूर्ण मांग में उच्चार वचनों के कारण ही विकसित देशों में व्यापार चक्र जन्म लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पर आपको डालनी है आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसमें आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की एक विशेष और महत्वपूर्ण शाखा जिसका हाल ही में विकास हुआ है अर्थात आर्थिक विकास का सिद्धांत है, जिसको संक्षेप में विकास का अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगली हेडिंग आपको क्या डालनी है कि वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत। और इसमें आप लिखोगे कि वितरण के समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण सामग्री है। रिकार्डो, मार्क्स, काल्डोर, कालेक्सी, कीन्स आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित वितरण के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण रीतियों की विवेचना कीजिए। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि रिजर्व बैंक साख के नियंत्रण एवं नियमन हेतु दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। पहला है मात्रात्मक साख नियंत्रण और दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मात्रात्मक साख नियंत्रण क्या है और गुणात्मक साख नियंत्रण क्या है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे, आपको हेडिंग डाली है मात्रात्मक साख नियंत्रण और इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे बैंक दर में परिवर्तन। इसमें आप लिखोगे बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बाद आप लिखोगे कि सामान्यतः जब देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है और जब मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है तो उसमें बैंक दर में कमी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद खुले बाजार की क्रियाएं और इसमें आप लिखोगे कि खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है जिसमें साख का संतुलन होता है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है गुणात्मक नियंत्रण और इसमें आपको फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी चयनात्मक साख नियंत्रण। इसमें आप लिखोगे जब रिजर्व बैंक यह अनुभव करता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति की आवश्यकता है तो बैंक चयनात्मक साख नियंत्रण व्यवस्था को अपनाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे अपनाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्व सार्वजनिक हित में किसी एक बैंक अथवा संपूर्ण बैंकों को ऋण संबंधी संदेश देता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग ये डालनी है प्रत्यक्ष कार्यवाही और फिर इसमें आप लिखोगे कि रिजर्व बैंक को यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि कोई बैंक उसके आदेशों का पालन ना करे अथवा उसकी नीतियों के विरुद्ध जाए तो इसको ये दंडित करेगा और उसको ये रद्द भी कर सकता है। तो ये है आपका क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था कि मात्रात्मक साख नियंत्रण गुणात्मक साख नियंत्रण, तो उसमें आपको कौन कौन सी हेडिंग डालनी है, किस तरह से लिखना है, उसको यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर गाइस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये आपके क्वेश्चंस हैं और गुणात्मक साख नियंत्रण में ये दो आपको लिखनी है, तो फटाफट से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है उसको यहाँ पर आपने देख लिया कि फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर आप कौन सा तैयार करोगी। ठीक है,
अब चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो आप एक दो दोस्तों में तो गाइस शेयर कर ही दिया करें, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।